मेरी खाला अपनी बेटी की मंगनी की तकरीब में मुझे भी साथ ले गई। मैं सारा वक्त औरतों के दरमियान बैठी रही। तकरीब ख़त्म होने लगी तो खाला ने कहा, बेटा ज़रा ये चाय की ट्रे मेहमानों के पास रखाओ। मैं जैसे ही ट्रे लेकर सेन में पहुंची तो सामने से एक नौजवान आ रहा था। उसने जल्दी से रास्ता देने की कोशिश की मगर उसका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। एक कप गिर कर टूट गया। मैं घबरा गई और फ़ौरन माफ़ी मांगने लगी, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, गलती मेरी थी, आप परेशान ना हो। बस यही हमारी पहली मुलाकात थी। इसके बाद मैं अपने घर आके इस वाक़े को भूल गई। चंद हफ्तों बाद अम्मी ने बताया कि घर से मेरा रिश्ता आया है। जब तस्वीर देखी तो वही लड़का था। उसका नाम फराज था। उसने साफ कह दिया था कि अगर शादी करेगा तो इसी लड़की से करेगा जिससे तकरीब में मुलाकात हुई थी। हमारे घर वाले आम लोग थे, जबकि फराज के घर की माली हालत हमसे बेहतर थी। अम्मी को डर था कि कहीं बाद में हमें ताने ना सुनने पड़े, मगर फराज ने अपने वालिदैन को बड़ी मोहब्बत से राज़ी कर लिया। निकाह सादगी से हुआ। शादी के बाद शुरू के चंद महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। फराज दफ्तर से वापस आता तो सीधा मेरे पास आता। अगर मैं बावर्ची खाने में होती तो वो भी वहीं आकर बैठ जाता। मैं उसे मना करती कि बाहर जाएं, सब क्या कहेंगे, मगर वो हंस कर कहता, अपनी बीवी के पास बैठने में कैसी शर्मिंदगी। अक्सर मेरे हाथ की चाय पीते हुए कहता, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। सास भी शुरू शुरू में मुझसे बहुत प्यार से पेश आती। नंद मेरे साथ बाजार चली जाती। हम मिलकर खाना बनाते और शाम को सब एक साथ बैठकर चाय पीते। मुझे लगता था अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा कर दिया है। शादी को 1 साल हुआ तो फिराज को दूसरे मुल्क में अच्छी नौकरी मिल गई। वो जाना तो नहीं चाहता था मगर घर के हालात बेहतर बनाने के लिए मजबूर था। रवानगी से एक रात पहले हम दोनों देर तक जागते रहे। उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, मैं ज़्यादा अरसा तुमसे दूर नहीं रहूँगा। बस कुछ पैसे जमा होते ही वापस आ जाऊँगा। फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगले दिन एयरपोर्ट पर जाते हुए वो बार बार मुड़कर मुझे देखता रहा और मैं आंसू छुपाती रही। उसके जाने के बाद हमारी रोज़ वीडियो कॉल होती। वो चाहे कितना भी थका होता पहले मुझे फ़ोन करता, पूछता तुमने खाना खाया या नहीं। अगर मैं कहती आज तबीयत ठीक नहीं थी तो फ़ौरन परेशान हो जाता। हर महीने अपनी तनख्वाह बेचता और कहता, अपने लिए कुछ अच्छा ख़रीद लेना। मगर मैं ज़्यादातर पैसे घर के खर्च में दे देती। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। फराज वापस आ रहा था। मैं बहुत खुश थी। अचानक टीवी पर जहाज़ के हादसे की खबर चलने लगी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया मगर कुछ देर बाद फराज की कंपनी से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि जिस जहाज़ में फराज सफ़र कर रहा था वो हादसे का शिकार हो गया है। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। जब होश आया तो घर में सफ़ें बिछी हुई थी। लोग ताज़ियत के लिए आ रहे थे। हर कोई यही कह रहा था, अल्लाह ताला सब्र दे। मैं बार बार कहती, मुझे यकीन नहीं आ रहा, फराज मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। चंद दिन के बाद एयरलाइन वालों ने उसका सामान भेज दिया तो सब ने समझ लिया कि अब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। उसी दिन से घर का माहौल बदलने लगा। पहले सास ने आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बात करना कम कर दी। फिर एक दिन उन्होंने कहा, अब तुम रंगीन कपड़े नहीं पहनोगी। मेरे सारे अच्छे कपड़े अलमारी से निकाल कर एक संदूक में बंद कर दिए गए। मेरी चूड़ियाँ उतरवाई गईं। मैंने खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि मेरा गम इन सब बातों से कहीं बड़ा था। फिर मेरी नंद ने कहना शुरू कर दिया कि घर का सारा काम तुम ही करोगी, आखिर तुम दिन भर करती भी क्या हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ज़िम्मे पूरा घर आ गया। सुबह सबसे पहले उठती और आज सबके सोने के पास होती। अगर कभी थकन से चंद मिनट बैठ जाती तो फ़ौरन नंद कहती, मुफ्त की रोटियां खाती हो, इतना काम भी नहीं होता। मैं हर बार खामोश रहती क्योंकि फराज की आखिरी बात मुझे याद रहती थी कि मेरे घर वालों का हमेशा एहतराम करना। मैं इसी उम्मीद पर ज़िंदा थी कि शायद एक दिन हालात बदल जाएंगे, मगर सबके रवैया मज़ीद ख़राब होता जा रहा था। एक दिन सारे घर वाले खाने की मेज़ पर बैठे हंस बोल रहे थे, जबकि मैं कमरे के कोने में ज़मीन पर बैठी अपनी प्लेट में रूखे सूखे सालन को खामोशी से देख रही थी। सिर्फ 2 हफ्ते पहले मेरे शौहर फराज की मौत की खबर आई थी, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि फराज ज़िंदा है, जबकि सबका कहना था कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। कंपनी वालों ने चंद कागजात और कुछ सामान भेज दिया था और इन्हीं कागजात की बुनियाद पर सब ने यकीन कर लिया कि फराज अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस दिन से मेरी ज़िंदगी भी जैसे ख़त्म हो गई थी। जिस घर में मैं बहू बनकर आई थी वहाँ मेरी हैसियत एक नौकरानी से भी कम रह गई थी। मेरी सास हर वक्त यही कहती कि हमारा बेटा इस लड़की की वजह से क्या है। नंद हर आने जाने वाले के सामने मुझे मनहूस कहती। ससुर अगरचे ज़्यादा तो नहीं बोलते थे मगर उन्होंने भी कभी मेरे हक में एक लफ्ज़ नहीं कहा। मैं दिन भर घर का सारा काम करती। सुबह फजर से पहले उठती, सेहन धोती, फिर नाश्ता बनाती, बर्तन साफ़ करती, कपड़े धोती, दोपहर और रात का खाना तैयार करती। मगर खाने के वक्त मेरे लिए कभी मेज़ पर जगह ना होती। मैं खामोशी से ज़मीन पर बैठकर खाना खा लेती क्योंकि मेरे पास बर्दाश्त के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस दिन भी मैंने पहला लुक़मा मुँह में रखा ही था कि अचानक एक हड्डी आकर मेरी प्लेट में गिरी। मैंने चौंक कर ऊपर देखा तो मेरी नंद ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी।
उसने तंज़ी अंदाज में कहा, यही हैसियत है तेरी, कुत्ते जैसी। मेज़ पर बैठे सब लोग खामोश रहे। किसी ने उसे ना रोका। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने प्लेट एक तरफ रखी और वहीं ज़मीन पर सजदे में गिर गई। मेरी ज़ुबान से सिर्फ इतना निकला, ऐ अल्लाह ताला, अगर मैं बेकसूर हूँ तो मेरा सहारा सिर्फ तू है। अभी मैं दुआ मांग ही रही थी कि नंद गुस्से में उठी और झाड़ू लेकर मेरे कंधों पर मारने लगी। वो चीख रही थी, यहाँ ड्रामे ना कर, तेरे सजदों से कुछ नहीं होने वाला। मैं खामोश रही। जब मैंने सजदे से सर उठाया तो दरवाजे की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। सुसर गुस्से से उठे और दरवाज़ा खोला। बाहर दो आदमी खड़े थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उन्होंने कहा, हम इस एयरलाइन की तरफ से आए हैं, हमें फराज के घर वालों से मिलना है। सुसर ने उन्हें अंदर बिठाया। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद कुछ सामान तखीर से मिला था, इसलिए आज पहुंचा रहे हैं। बैग मेरे सामने रख दिया गया। सास ने फ़ौरन बैग खोल लिया। इसमें मेरे शौहर के कपड़े, घड़ी और पर्स था। सब लोग चीज़ें देख रहे थे कि अचानक उनमें से एक शख्स ने मोबाइल निकाला और हमारे आगे कर दिया। चंद लम्हों बाद इस पर एक वीडियो कॉल आने लगी। सब हैरान रह गए। स्क्रीन पर नाम लिखा था, फराज। एक लम्हे के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सास ने घबरा कर मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कॉल वसूल की। अगले ही लम्हे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि स्क्रीन पर मेरा शौहर जिंदा बैठा हुआ था। उसके सर पर पट्टी बंधी थी, चेहरा जख्मी था, मगर वो जिंदा था। मेरी ज़बान से बेख्तियार निकला, फराज आप जिंदा हैं? वो कमज़ोर आवाज़ में बोला, हाँ मैं ज़िंदा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। जहाज़ हादसे का शिकार ज़रूर हुआ था, मगर मुझे ज़ख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया था। कई दिन तक मैं बेहोश रहा। जब होश आया तो मेरा पासपोर्ट और फ़ोन सब गुम थे। हॉस्पिटल वालों ने मेरी शनाख्त देर से मालूम की। ये सुनते ही मेरी सास के हाथ से मोबाइल गिर गया। नंद का चेहरा जर्द पड़ गया। चंद लम्हे पहले तक जो लोग मुझे मनहूस कह रहे थे, वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जबकि मेरी आंखों से खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फराज ने कहा, मैं 2 दिन बाद पाकिस्तान पहुंच रहा हूँ। मैं घर आकर सबसे पहले अपनी बीवी से मिलूंगा। ये सुनकर मेरी दुनिया में पहली बार उम्मीद की रोशनी लौट आई। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फराज की वापसी के बाद इस घर में हर जुल्म का हिसाब होने वाला था। 2 दिन मेरे लिए 2 बरस की तरह गुजरे। मैं हर लम्हा दरवाजे की तरफ देखती रहती। कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती तो कभी डर जाती कि कहीं फिर कोई बुरी खबर ना आ जाए। घर वालों की हालत भी बदल चुकी थी। सास और नंद अब पहले की तरह मुझ पर नहीं चिल्लाती थी, मगर किसी ने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी। वो दोनों एक दूसरे से यही बात करती रहती कि अगर फराज ने घर आकर सब कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे। तीसरे दिन सुबह घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। सुसर जल्दी से बाहर निकले। मैं भी बेख्तियार दरवाजे की तरफ भागी। टैक्सी का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर फराज आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पर भी ज़ख्म थे और वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था, मगर वो ज़िंदा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कई लम्हों तक उसे देखती रह गई। फराज ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो सीधा मेरे पास आया और बोला, मैं वापस आ गया हूँ, अब कभी तो मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं बेख्तियार होने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो उसकी नज़र मेरे हाथों पर पड़ी, जहाँ झाड़ू के मारने के निशान अभी तक मौजूद थे। फिर उसने मेरे चेहरे पर नज़र डाली, जहाँ नील साफ दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा फ़ौरन बदल गया। उसने हैरत से पूछा, ये सब कैसे हुआ? मैं खामोश रही। मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकला। सास फ़ौरन बोली, अरे बेटा, काम करते हुए गिर गई थी, इसीलिए चोटें लग गई हैं। फराज ने मेरी आंखों में देखा और आहिस्ता से पूछा, सच बताओ, क्या यही हकीकत है? मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर मैं फिर भी खामोश रही। इतने में सामने वाले घर की एक उम्र रसीदा खातून अंदर आ गई और वो बोली, बेटा, अगर आज मैं भी खामोश रही तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारे जाने के बाद इस बच्ची पर बहुत जुल्म हुआ है। इसे खाने की मेज़ पर नहीं बैठने दिया जाता था, इसे ज़मीन पर बिठाकर खाना दिया जाता था। तुम्हारी बहन ने इसकी प्लेट में हड्डी फेंकी और सबके सामने इसे कुत्ते जैसी हैसियत वाली कहा। फिर जब ये अल्लाह ताला के सामने सजदे में रो रही थी तो इसे झाड़ू से मारा भी किया। ये सब सुनकर फराज की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, मगर वो नज़रें झुका चुकी थीं। फिर उसने अपनी बहन की तरफ देखा, वो भी खामोश खड़ी हुई थी। फराज ने धीरे से कहा, अम्मी, मैं रोज़गार कमाने गया था ताकि आप सब खुश रहें, मगर मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों ने मेरी बीवी के साथ यही सलूक किया। अगर मैं वाकई मर जाता तो क्या आप इससे सारी ज़िंदगी इसी तरह जलील करती रहती? घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। सुसर आगे बढ़े और बोले, बेटा, गलती हम सब से हुई, हमने दुख और गुस्से में इंसाफ नहीं किया, हमें माफ़ कर दो। फराज ने कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, इससे मांगे जिसने हर जुल्म खामोशी से बर्दाश्त किया। सास रोती हुई मेरे पास आई, मेरे हाथ पकड़कर बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। नंद भी रोती हुई मेरे कदमों में बैठ गई और बोली, भाभी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। मैंने उन्हें उठाया और सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे।
उस दिन के बाद फराज ने साफ कह दिया कि इस घर में किसी को हक नहीं कि मेरी बीवी को कुछ कहे। सब एक ही जगह बैठकर खाना खाएंगे और मेरी बीवी को इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। अगर किसी ने दोबारा इसकी बेइज्जती की तो हम ये घर छोड़ देंगे। वक्त गुजरता गया। फराज आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो गया। उसने फैसला किया कि अब वो दोबारा दूसरे मुल्क नहीं जाएगा। वो बोला कि मैं कम पैसे कमा लूँगा मगर अपनी बीवी को दोबारा कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। चंद माह बाद घर का माहौल मुकम्मल बदल चुका था। एक दिन हम सब एक ही मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे थे। मैंने बेख्तियार उस कोने की तरफ देखा जहाँ कभी मुझे ज़मीन पर बिठाकर खाना दिया जाता था। फराज ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब ये जगह हमेशा खाली रहेगी क्योंकि मेरी बीवी का मकाम मेरे बराबर है। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जिस रब के सामने मैंने सजदे में रोकर इंसाफ मांगा था, उसी रब ने मेरी बेबसी को इज़्ज़त में और मेरे आंसुओं को खुशियों में बदल दिया। अब मैं सोचती हूँ कि लोग जिनको हकीर और फजूल समझते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की नज़र में हकीर नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।